किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं श्री कुंवर पाल सुदर्शन, मत्स्य निरीक्षक बैतूल। और पाल जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि आगामी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 माह हैं, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को मत्स्य संबंधी कौन कौन से कार्य करने हैं, क्योंकि मछली पालन भी एक बहुत बड़ा सहायक व्यवसाय है। और बैतूल ज़िले को यदि हम देखें तो यहाँ पर छोटे बड़े काफ़ी तालाब भी हैं जी। वर्तमान परिस्थितियों में क्या क्या किया जा सकता है? जैसा आप देखते हैं कि अभी ठंड का मौसम ज़्यादा है, तो जो हमारे मत्स्य कृषक हैं वो भली भांति जानते हैं इस बात को कि ठंड के टाइम पे मछलियों की जो एक्टिविटी होती है, जो उनकी मूवमेंट होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठंड में मछलियाँ खाना बहुत कम खाती हैं और ज़्यादातर वो तली के नीचे बैठी रहती हैं, उनका मूवमेंट। तो आप इस मौसम में कोशिश करिए कि खाना कम से कम दें, क्योंकि वो खाना खाएंगी नहीं और वो खाना पूरा तली में बैठा रहेगा और सड़ेगा, तो आपको उसमें कम खाना देना है। दूसरा, ये सुबह सुबह जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जो पानी का, तो उस पानी को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए आप उसमें नाव चला सकते हैं। अगर किसी के पास नाव नहीं है, अगर मोटर पंप है, तो मोटर पंप से पानी को डालें, जिससे कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजोल्व हो सके और पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन रहे। और जैसा भी आपने बताया कि ठंड का मौसम है, मछलियाँ एक प्रकार से शांत रहती हैं, ज़्यादा उनका हलचल नहीं होती, तो उनको आहार भी कम दिया जाना है। आहार भी कम देना है जी। और इसके अलावा और क्या सावधानी बरती जा सकती है जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे अभी वर्तमान में चल रही है? अब जिनके बड़े तालाब है, सिंचाई जलाशय हैं 100 हेक्टेयर के, 200 हेक्टेयर के, तो वो कोशिश यही करें कि बस पानी की जो ऑक्सीजन लेवल को उसको मेंटेन करके रखें। और जैसे मान लीजिए मछली जो पाल रहे हैं, उसकी देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? अभी इन दिनों में मछली का कितना बड़ा आकार हो जाता है, क्या उसको मत्स्य आखेट किया जा सकता है? मत्स्य आखेट जैसे अभी बताया कि ठंड के टाइम पे मछलियाँ सब नीचे बैठी रहती हैं, तो ज़्यादातर अपनी ज़्यादा ठंड में मछलियों का मत्स्य आखेट करते हैं तो मछली नहीं निकलती हैं। अभी जैसे जनवरी फरवरी आएगा, मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, गर्म मौसम होगा, पानी का लेवल भी थोड़ा कम होगा, तो उसमें मत्स्य उत्पादन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जनरली नवंबर दिसंबर में और जनवरी तक अपना जो मत्स्य आखेट है उसमें मत्स्य उत्पादन थोड़ा कम निकलता है। जी। तो फिर भी उसमें और कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि दिन के समय या कब मछलियों को पकड़ा जा सकता है? हाँ, मतलब जैसे दिन के समय दोपहर में खासकर 12 बजे 2 बजे के आसपास, जैसे आप जाल, जनरली क्या होता है कि जो हमारे मछुआरे होते हैं वो सुबह सुबह या रात को ही जाल बिछा देते हैं, और 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद जैसे ही थोड़ा मौसम गर्म होता है तो वो अपना जाल निकाल के मछलियाँ निकालते हैं और व्यापारियों को बेचते हैं। जी। और जैसा हम देखते हैं कि मछली पालन एक व्यवसाय है, तो इसमें आहार की भी एक भूमिका होती है। जी। तो किस प्रकार का आहार इन दिनों में, क्या कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहिए जो बाकी दिनों में हम देते हैं? जी। जैसे आहार भी देखा, जैसे जो बड़े बड़े मत्स्य कृषक होते हैं जिनके पास सैकड़ों हेक्टेयर की जलाशय संचय होता है, वो तो कृत्रिम नेचुरल खाद अपना बनाते हैं और वो देते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, मत्स्य कृषक हैं, जिनके छोटे छोटे बायोफ्लॉक टैंक या बायोफ्लॉक पॉन्ड बने हैं या छोटे तालाब हैं, तो उसमें अगर वो पंगेज मछली अगर वो पाल रहे हैं तो 2 प्रकार के आहार आते हैं, एक फ्लोटिंग वाला और एक डिप वाला। तो जनरली अभी आप फ्लोटिंग वाला ही आहार डालिए, ताकि मछलियाँ जितना खाना खाएंगी वो तो खा लेंगी, जो बच जाएगा वो आपको ऊपर दिख जाएगा। चाहो तो आप उसको रिप्लेस भी मतलब निकाल सकते हो वहाँ से, ताकि पानी में ज़्यादा गंदगी बनी ना जाए। जी। पाल साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी गर्मियाँ आने में लगभग 3 महीने का समय। जी। तो क्या इस समय में कोई नया मत्स्य बीज भी डाला जा सकता है या पाली जा सकती है, या कोई ऐसी वैरायटी रखी अभी इस टाइम पे मतलब मत्स्य अब संचयन नहीं होता है। जनरली मत्स्य संचयन जो होता है हमारा बारिश के टाइम पे होता है। बारिश के टाइम पे मछलियाँ जो होती हैं वो ब्रीड में आती हैं और अंडे देती हैं और अपना मत्स्य बीज उत्पादन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना सितंबर अक्टूबर तक चलता है। इसमें आप अगर फिंगरलिंग या आप फ्राई अगर आप संचयन करते हैं तो उस टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे दिसंबर के आसपास में संचयन करना सही नहीं रहेगा। जी। और जो वैरायटी मछलियों के लोग रखते हैं, जैसे रोहू, कतला, मृगल, कामनकार, जी। तो इनमें से कौन सी मछली रखना ज़्यादा ठीक रहेगा? नहीं, ये सभी मछली आप रख सकते हैं एक साथ, क्योंकि ये सभी मछलियाँ के जो खाने की वैरायटी है, ये रहने का जो उनका एरिया है वो सबका अलग है। जैसे आप कतला देखेंगे तो कतला जो रहता है वो सिल्वर कार्प जो हुआ वो ऊपरी सतह में रहता है। आपका रोहू जो है वो मध्य आकार
एरिया में रहता है। और आपका मृगल जो हुए, जो कॉमन कार्प है, ये तरल मतलब नीचे सतह में सर्वाइव करती हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि तालाब में मछली पालन तो किया जा रहा है जी। इसके साथ कोई फसल भी लगाई जा सकती जी जी, मैं तो सभी किसानों को यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन अच्छी खासी अगर है तो खेती के साथ साथ आप मत्स्य पालन जरूर करें। उसमें ये आपको कई फ़ायदे होंगे। मतलब जब आपका खेत के पास अगर आपने एक छोटा सा तालाब बनाएंगे तो उस तालाब का जो पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये रिचार्ज करने का जो पोटेंशियल है, वो आपको पूरे खेत को पानी पहुँचाएगा। प्लस जो जानवर हैं उनको भी पानी मिलेगा और आप अपने खेती के साथ साथ अतिरिक्त एक मछली पालन का व्यवसाय करेंगे जो आपको अलग से वो प्रॉफिट देगा। नहीं, जैसे मेरा कहने का आशय है कि जैसे लोग हाँ, कमल हाँ, वो भी सिंगाड़ा भी आप कर सिंगाड़ा सकता लगाते है, हैं, कमल है या और भी ऐसे जलीय जो पौधे होते हैं वो लगाते हैं। सिंगाड़ा ज़्यादा जनरली मतलब लगाते हैं, तो सिंगाड़ा फसल भी कर सकते हैं, कमल का भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इस बात पर ध्यान रखिए कि फिर जो आपकी ग्रास कार्प मछली है उसका उस पर मत्स्य पालन ना किया जाए, क्योंकि ग्रास कार्प क्या कहती है, वो घास खाती हैं। तो वो आप जैसे सिंगाड़ा लगाएंगे या कमल लगाएंगे तो वो उसको हानि पहुंचाएंगे। आप बाकी मछली जैसे आप रोहू है, कॉमन कार्प है, सिल्वर कार्प है, कतला है, इनका आप संचयन कर सकते हैं। जी, तो ये मछलियाँ आराम से तालाब में रह जी सकती जी, हैं, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कुछ सिंगाड़ा या कमल की अगर फसल लगाना चाहते हैं तो इन मछली को ध्यान रखे जाए। जी, और पाल साहब, पानी को स्वच्छ रखना या बदलना या और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब बड़े तालाबों में पानी बदलना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो छोटे तालाब जिनके जो बायोफ्लो टैंक बने या पॉन्ड बने हैं उसमें ज़रूर वो पानी को आप बदल सकते हैं। जब दोपहर के टाइम पे थोड़ा पानी नॉर्मल हो जाता है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप बोरिंग का पानी यूज़ करिए, उसमें कोई क्लोरीन नहीं होता है और वो गर्म थोड़ा कुनकुना पानी रहता है, तो उससे मछलियों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जी जी, मैं एक और योजना बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष से हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं NFDP करके, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में। उसमें जो भी इच्छुक मत्स्य कृषक हैं वो अपने मोबाइल से या CSC सेंटर में जाकर या कार्यालय में आकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उनके पंजीयन उपरांत वो उनका खुद का एक पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल में वो अपना अगर लोन लेना चाहते हैं या फिर कोई ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट करना चाहते हैं या कोई अपना बीमा करना चाहते हैं, जैसे कि फसल बीमा होता है वैसे ही हमारे इधर अब मछली में भी बीमा होने लगा है। अब वो अपनी अगर मछली पालते हैं तो उसमें वो अपना बीमा करा सकते हैं। ये दो प्रकार का बीमा होता है, एक बेसिक और कॉम्प्रहेंसिव। बेसिक में आपको मछली पे कोई अगर मरती हैं या डिजीज़ होती है तो उस पर मिलता है, और अगर आप कॉम्प्रहेंसिव अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें मछली में डिजीज़ होने के नुकसान हुआ है, इवन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर नुकसान हुआ तो वो उसको कवर करता है। तो मेरे सभी मत्स्य कृषक भाइयों से ये निवेदन है कि आप NFDP में अपना पंजीयन कराइए और पोर्टल में जाकर अपना आवेदन करिए। चाहे तो आप किसी नए प्रोजेक्ट को अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो आप ग्रांट परफॉर्मेंस में भी अप्लाई करके आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर बीमा करना चाहते हैं तो बीमा भी करवा सकते हैं। गोपाल साहब, हम समझते हैं कि ये जानकारी जो है कृषकों के लिए बड़ी उपयोगी होगी, क्योंकि ऑनलाइन काम आजकल बहुत से लोग कर लेते हैं। घर बैठे ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं पोर्टल पे, जैसा आपने बताया। और यदि पोर्टल पे नहीं मिलती है तो किसी केंद्र पर जाकर भी ये काम किया जा सकता है। नहीं तो आप कार्यालय भी आ सकते हैं, कार्यालय में जी, वहाँ से भी इनका पंजीयन किया जा सकता है। तो कार्यालय में उपस्थित होकर भी पंजीयन किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपने दी है सभी कृषकों को लाभान्वित करेगी, और आज आप जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए इसके लिए हम आपके आभारी हैं।